स्टूडेंट, कल हमारा जो लास्ट वीडियो था वो हमारा भाषा विकास था और भाषा विकास में हमारा थोड़ा सा हुआ था। आज हम भाषा का महत्व कराएंगे। और देखिए, ये चैप्टर भाषा और चिंतन। चिंतन हमारे सिलेबस में है, जहाँ तक है नहीं, चिंतन नहीं है, भाषा है, तो भाषा को ही हम देखेंगे। आज हमारा भाषा का महत्व है और इसमें से मुझे जो ज़रूरी लगेगा मैं वो आपको करा दूँगी। चलिए देखते हैं। उससे पहले जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। आइए देखते हैं भाषा के महत्व में क्या है। मुझे लगता है ये भाषा विकास 3 पार्ट में हमारा कंप्लीट हो पाएगा। चलिए देखते हैं भाषा का महत्व। आपको पता है भाषा का महत्व तो हर जगह है और बिना भाषा के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते और ना ही हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, ना ही दूसरों की बातों को समझ सकते हैं। ठीक है। भाषा पता ही होगा 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। 3 भाषाएं होती हैं, ये तो सभी को पता है। आइए देखते हैं। भाषा व्यक्तित्व का एक आईना है। ये हमारा वैसे कल हो गया था थोड़ा सा, लेकिन हम दोबारा से शुरू करते हैं। जैसा व्यक्ति होता है उसी प्रकार की उसकी भाषा होती है। भाषा से समाज में सम्मान मिलता है और उसी से अपमान। अर्थात भाषा में आकर्षण और विकर्षण दोनों होते हैं। भाषा के महत्व को निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। ये मैंने कल आपको समझाया था कि भाषा क्या है, व्यक्तित्व का आईना है। मतलब भाषा, किसी व्यक्ति की भाषा से उसके पूरी पर्सनैलिटी सामने आ जाती है कि वो किस तरह का व्यक्ति है, उसकी मानसिकता कैसी है, उसकी नॉलेज कितनी है। ठीक है। इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि। जैसा कि कल भी मैंने आपको ये समझाया था कि बिना भाषा के ज्ञान के किसी व्यक्ति की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक वो किसी माध्यम से दूसरे तक अपनी इच्छाओं को या आवश्यकताओं को स्पष्ट नहीं करेगा, नहीं बता पाएगा, तो उसकी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो पाएगी। ठीक है। और अपनी जो इच्छाएं हैं या आवश्यकताएं हैं वो बताने के लिए व्यक्ति को किसी ना किसी भाषा का यूज़ करना ही पड़ेगा, तभी वो अपनी मनोभावों को और अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त कर पाएगा। भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, पीड़ा अथवा मनोभाव दूसरे के समक्ष व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे दूसरा व्यक्ति सरलता से उसकी आवश्यकता को समझकर तत्व संबंधी समाधान प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक बालक यदि केवल रोता है, अपने मनोभावों तथा आवश्यकताओं, भूख को दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर पाता, तो माता पिता को उसे समझने में कठिनाई होती है। लेकिन वही जब वह अपनी जुबान से बोलकर दूध या भोजन की मांग करता है तो तुरंत उसकी पूर्ति हो जाती है और उसे संतुष्टि मिलती है। ध्यान खींचने के लिए सभी बालक चाहते हैं कि उनकी ओर लोग ध्यान दें, इसीलिए वे अभिभावकों से प्रश्न पूछकर, कोई समस्या प्रस्तुत करके तथा विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर उनका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। जो बच्चे चुप रहते हैं या बोलते नहीं, उनकी कभी कभी उपेक्षा हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? भाषा का यूज़ करके ही करते हैं। और ये किस लिए करते हैं? ध्यान आकर्षित करने के लिए। ठीक है। और जो बच्चे कम बोलते हैं तो उन्हें एक तरह से प्राउड ही समझ लेते हैं या उनकी जगह जगह उपेक्षा भी होती है। ठीक है। आगे सामाजिक संबंध के लिए महत्व। वाणी से अपने भावों को बालक समाज में अभिव्यक्त करता है, जिससे विचारों भावों को लोग समझते हैं। इससे समाज के बीच आपसी तालमेल विकसित होता है। जो बच्चे खुलकर अपने विचारों भावों को दूसरे के सामने रखते हैं, उन्हें समाज में सबसे अधिक स्वीकृति मिलती है। दूसरे बालक उसी बालक के साथ खेलना, उठना, बैठना तथा मित्रता करना पसंद करते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति होती है। जो अंतर्मुखी होते हैं, बालक अपनी भाषा के द्वारा ही समाज में अच्छा संबंध बनाता है। इसी के द्वारा व्यक्तिक एवं सामाजिक समायोजन होता है। देखिए, जो बालक एक दूसरे से बातें करते हैं, मिलते जुलते हैं,
और अपने मनोभावों को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, खुलकर बोलते हैं, तो उन्हीं के साथ ज़्यादातर बच्चे खेलना पसंद करते हैं और मित्रता करना भी पसंद करते हैं, बजाय उन बच्चों के जो ज़्यादा बोलते नहीं हैं या अंतर्मुखी होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी हमें भाषा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सामाजिक मूल्यांकन के लिए महत्व। भाषा का मूल्यांकन में तो बहुत विशेष महत्व है। वो कैसे, देखते हैं। बालक समाज में क्या बोलता है, कैसे बोलता है, इसका मूल्यांकन समाज के लोग सामाजिक पृष्ठभूमि में करते हैं। उसकी भाषा ही उसकी योग्यता स्तर तथा यौन उपयुक्तता की मानदंड होती है। इससे बालक के भावों एवं विचारों का मूल्यांकन होता है। मैंने बताया है कि भाषा से बालक की पूरी पर्सनैलिटी सामने आ जाती है, उसके विचार, उसके मनोभाव, सारा उसकी भाषा से स्पष्ट हो जाता है कि वो किस तरह की बुद्धि रखता है, किस तरह के उसके विचार हैं, किस तरह क्या बोल रहा है, सब उसकी भाषा पे निर्भर करता है। उसका स्तर क्या है, उसकी योग्यता क्या है, सब। आत्म मूल्यांकन में महत्व। बालक जब समाज में बोलता है तो उसके सुनने वालों की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है, दूसरे लोग उसके विषय में क्या समझते हैं, उनकी भाषा को सुनकर बालक स्वयं का मूल्यांकन करता है कि लोग उससे प्रभावित हैं या नहीं, समाज का दृष्टिकोण उसके प्रति किस प्रकार का है। देखिए, आत्म मूल्यांकन में महत्व भाषा का। बालक जब कुछ बोलता है या सुनता है, मतलब बोलता है, तो उसके प्रति लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। वो सब जानने के लिए भाषा का तो महत्व है ही। अगर उसे भाषा का ज्ञान होगा तभी वो समझ पाएगा कि लोगों की प्रतिक्रिया किस तरह की है। शैक्षिक उपलब्धि के महत्व। कक्षा में जिन बालकों की भाषा एवं उच्चारण जितना अच्छा होता है, उसकी शैक्षिक उपलब्धि भी उतनी ही अच्छी होती है। भाषा के माध्यम से ही एक छात्र अपनी कक्षागत समस्याओं को छात्रों एवं अध्यापकों के सामने स्पष्टता से रखकर उसे समझ सकता है। देखिए, शैक्षिक उपलब्धि में भाषा का महत्व है। जितनी अच्छा बालक को भाषा का ज्ञान होगा, उतना ही अच्छे से वो किसी का उच्चारण कर पाएगा और उसकी शैक्षिक उपलब्धि भी उतनी ही अच्छी होगी। और भाषा के ही माध्यम से वो छात्र अन्य छात्रों के या शिक्षकों के सामने अपनी समस्याओं को रख पाएगा और उनका समाधान कर पाएगा। लेकिन जिसकी भाषा कम प्रभावशाली है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। प्रायः देखा जाता है कि जिसकी भाषा और लिखावट कमज़ोर है, वे कक्षा में अन्य छात्रों से कम अंक प्राप्त करते हैं, यद्यपि उनकी बौद्धिक क्षमता में कोई कमी नहीं होती। देखिए, जिनकी भाषा की कम जानकारी है जिन्हें, या जिनकी राइटिंग गंदी होती है, तो अब भाषा का कम ज्ञान होगा तो उन्हें ज़्यादा रीडिंग करने के लिए नहीं बोला जाएगा या ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान कम दिया जाएगा, उनसे ज़्यादा प्रश्न भी नहीं पूछे जाएंगे, उनकी तरफ ध्यान कम दिया जाएगा, क्योंकि टीचर को भी पता है कि ये ज़्यादा आंसर नहीं कर पाएगा, तो उन पर ज़्यादा ध्यान टीचर नहीं देते हैं। वो इसलिए भी, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं देना चाहते, वो इसलिए कि बच्चे को ये ना लगे, बच्चे में हीन भावना ना आए, इसलिए। लेकिन बच्चे की क्षमता के हिसाब से टीचर को प्रश्न पूछने चाहिए। जब उन्हें लगे कि इसका आंसर ये बच्चा दे सकता है, तो उनसे भी प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। ऐसा नहीं कि अब बच्चे को ये लग रहा है कि हीन भावना आ रही है तो इसलिए हम उससे सवाल ही नहीं पूछेंगे, तो वो चीज़ तो गलत हो जाती है। लेकिन होता यही है कि फिर उससे प्रश्न भी कम पूछे जाते हैं, और जो होशियार बच्चे होते हैं या जल्दी से आंसर दे देते हैं, उनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और वही आंसर कर पाते हैं। लेकिन जिनकी भाषा पर ज़्यादा पकड़ नहीं होती, उन्हें टीचर ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि उन्हें ऐसे ना छोड़ें, उनकी क्षमता के हिसाब से जिनके आंसर उन्हें पता है वो सवाल उनसे ज़रूर पूछें, जिससे उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि हो। आगे देखते हैं, दूसरे के विचारों को प्रभावित करने के लिए। जिन बच्चों की भाषा प्रिय, मधुर एवं ओजस्वी होती है, वे अपने समूह, परिवार अथवा समाज के व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। लोग उन्हीं को अधिक महत्व देते हैं जिनका भाषा व्यवहार प्रभावपूर्ण होता है।
ये तो है ही, जिनकी भाषा अच्छी होगी, प्रिय होगी, मधुर होगी, तो वो तो सबको प्रभावित करते ही हैं, चाहे वो समाज हो, परिवार हो या समूह हो, कोई भी हो। ठीक है। भाषा विकास के सिद्धांत, भाषा विकास के सिद्धांत देखते हैं, कितना हो पाएगा हमारा। चलिए देखते हैं। मनुष्य की भाषा कैसे विकसित होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, शब्दों के अर्थों में कैसे समावेश होता है, इसको जानने के लिए भाषा विकास के सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। मनुष्य बोलने की योग्यता किस प्रकार अर्जित करता है, इस विषय पर विद्वानों ने अपने अध्ययनों के आधार पर सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। कौन से सिद्धांत हैं वो ये देखते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि सिद्धांत कौन से हैं। तो पहला है परिपक्वता का सिद्धांत, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बस इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। परिपक्वता से तात्पर्य है कि भाषा अवयवों एवं स्तरों पर नियंत्रण होना। बोलने में जीभ, गला, तालु, होठ, दांत तथा स्वर यंत्र, जो भी हमारे बोलने के यंत्र हैं, कौन से हैं? जीभ है, गला है, तालु है, होठ है, दांत तथा जितने भी स्वर यंत्र हैं आदि जिम्मेदार होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कमजोरी या कमी वाणी को प्रभावित करती है। देखिए, इनमें कोई भी अगर कमी होगी तो वो हमारी वाणी को प्रभावित करेगी। जैसे कि जीभ जुड़ी हो, है ना, या कोई भी दांत हैं, उनकी भी शेप सही नहीं है, हवा निकल जाती है, खाली जगह है दांतों के बीच में, तो भी वो हमारी वाणी को प्रभावित करती है ना। बहुत सी दिक्कत होती हैं, या गले में कोई दिक्कत है ना, तो उसी तरह से सॉरी, इन सभी अंगों में जब कोई परिपक्वता होती है तो भाषा पर नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति अच्छी होती है। विद्वानों का मत है कि भाषा विकास स्वर यंत्र की परिपक्वता पर निर्भर करता है। जिनकी स्वर यंत्र में परिपक्वता नहीं होती वे शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते। गूंगे व्यक्तियों में स्वर यंत्रों का विकास नहीं होता, इसीलिए उनमें बोलने की क्षमता नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं अनुबंधन का सिद्धांत। ये क्या होता है अनुबंधन का सिद्धांत? चलिए देखते हैं। भाषा विकास में अनुबंधन या साहचर्य का बहुत योगदान है। शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता, वरन किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। उदाहरण के लिए कलम कहने के साथ उन्हें कलम दिखाया जाता है। पानी या दूध कहने पर उन्हें पानी या दूध दिखाया जाता है। चाचा या ताऊ को संकेत के सहारे प्रत्यक्ष रूप से बताया जाता है। इससे बच्चे उस विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति से साहचर्य स्थापित कर लेते हैं और अभ्यास हो जाने पर संबंधित वस्तु या व्यक्ति की उपस्थिति पर संबंधित शब्द से संबोधित करते हैं। उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित होने को ही अनुबंधन कहा जाता है। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर आप कहेंगे कि ये पानी है, ये कलम है, ये शीशा है, तो वो नहीं समझेंगे। वो तभी समझेंगे जब आप उन्हें वो चीज़ संग में दिखाएंगे। तो बस यही यहाँ पर यही चीज़ कह रहे हैं। यहाँ पर क्या है, उनका जो ज्ञान होता है वो मूर्त होता है, अमूर्त नहीं होता है। जब उन्हें चीज़ दिखाई जाती है, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है ना कुछ भी कि क्या चीज़ है, उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं होता। तो जब उन्हें बताया जाता है कि ये दूध है, तो मतलब दूध को संग में दिखाना पड़ता है। या कोई भी चीज़ हम दिखाएंगे तो उन्हें दिखाना पड़ेगा कि ये चीज़ ये है, तभी वो समझेंगे। इसीलिए छोटी कक्षाओं में, हाँ, और आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटी कक्षाएं होती हैं, छोटी क्लास में छोटे बच्चों को कैसे समझाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। ये तो नहीं कि बस पढ़ाते चले जा रहे हैं। उनकी बुक्स आपने देखी होगी कि अच्छे अच्छे चित्र बने होते हैं, उस पर पिक्चर्स होती हैं, तभी वो पढ़ पाते हैं, तभी वो समझते हैं, क्योंकि वो पढ़ना नहीं जानते होते। वो चीज़ों को देखते हैं चित्र के माध्यम से या किसी मॉडल के माध्यम से या किसी भी चीज़ के माध्यम से उन्हें दिखाया जाता है, तब उन्हें बताया जाता है, तब वो उसे पहचान पाते हैं। वो घर में भी वही चीज़ें देखते हैं और चित्र में भी, तब वो समझ पाते कि ये चीज़ ये है। छोटी कक्षाओं में लिखने के लिए शिक्षोपकरणों का प्रयोग किया जाता है।
स्किनर का कहना है कि अनुबंधन द्वारा भाषा विकास की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। देखिए, ये अनुबंधन का सिद्धांत ये स्किनर का था। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है और इसके कई नाम हैं। वो मैं अभी जब आपको ये कराऊंगी सिद्धांत तब मैं आपको बताऊंगी। पहले भी मैं करा चुकी हूँ, मेरे कई वीडियो हैं साइकोलॉजी के, तो उसमें भी हैं ये सारे, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं और कराऊंगी। आगे देखते हैं अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का क्या है? जितना ज़्यादा वो अनुकरण करेंगे उतना ही अच्छे से उन्हें याद होगा। अनुकरण मतलब दोहराना। जैपनीज शर्ली कर्टी तथा वैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया है। इनका मत है कि बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। जैसी भाषा जिस समाज या परिवार में बोली जाती है, बच्चे उसी भाषा को सीखते हैं। यदि कोई भाषा में दोष है तो अनुकरण से वह भी बच्चे सीख लेते हैं। अतः इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे दोषपूर्ण भाषा न सीखने पाएँ। बच्चे शिष्टाचार के साथ अश्लील एवं अशिष्ट शब्दों का भी अनुकरण कर लेते हैं। इसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। बालक समाज से ही विशाल शब्दों का भंडार सीख पाता है, साथ ही बोलने के तौर तरीके भी सीख जाता है। देखिए, अनुकरण का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है, जब बच्चे होते हैं तो उन्हें हम तरह तरह के, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि तरह तरह के नाम रख देते हैं चीज़ों के, जो एग्जैक्ट नाम है वो नहीं बोलते हैं, है ना। छोटे बच्चे तो छोटे हैं, वो तो साफ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन वही चीज़ पेरेंट्स भी बोलते हैं। पेरेंट्स भी उसी का अनुकरण करते हैं जो बच्चे बोल रहे हैं। अगर वो पानी मांग रहे हैं, पानी को उन्होंने, बच्चे ने कोई और नाम दे दिया, पानी, मानी, है तन्नी, पन्नी, पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं, तो पेरेंट्स भी यही कहते हैं। जब उन्हें प्यास लगेगी तो पानी नहीं बोलेंगे, क्योंकि पानी सही नाम है, तो पानी नहीं बोलेंगे। जो बच्चा बोल रहा है वही नाम लेके बोला जाएगा। तो बच्चे में क्या होता है कि बहुत से उनकी भाषा में दोष आ जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जो बच्चे गलत बोल रहे हैं उसे गलत ना बोल के हम उसे सही शब्दों का ज्ञान कराएं, ठीक है। और बच्चे क्या है, बच्चे अनुकरण करते हैं, मतलब जो बच्चे देखते हैं वही वह दोहराते हैं। समाज में अगर बहुत से गलत भाषा का यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे भी अशिष्ट भाषा का यूज़ करना सीख जाते हैं। आइए देखते हैं चॉम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। चॉम्स्की क्या कहते हैं, देखते हैं। ये मैं अपना करा चुकी हूँ पहले भी, आप लोग देख लीजिएगा, दोबारा से करा रही हूँ क्योंकि ये जो है हर पेपर में आ जाता है। ये पहले मैंने उसका किसका तैयार कराया था, तो उसमें भी ये भाषा विकास था, तो मैंने ये कराया था। ये साइकोलॉजी का पेपर होगा या जिसका भी, ये मैं करा चुकी हूँ। चलिए, इसमें है तो इसमें दोबारा करा देते हैं। सिद्धांत क्या कहता है, चॉम्स्की का कहना है कि बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। इन शब्दों से नए नए वाक्यों एवं शब्दों का निर्माण होता है। इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं उन्हें चॉम्स्की ने जेनरेटिव ग्रामर की संज्ञा दी है। ये देखिए, ये भी आ जाता है चॉम्स्की का सिद्धांत का कि उन्होंने जेनरेटिव ग्रामर की संज्ञा किसे दी है, ठीक है। ये देख लीजिएगा। उपरोक्त मॉडल से स्पष्ट है कि बालक समाज, परिवार तथा विद्यालय से शब्दों एवं वाक्यों का संग्रह करते हैं। इन शब्दों को वे संगठित एवं व्यवस्थित करते हैं, इनकी समझ पैदा करते हैं और अंत में इन्हीं शब्दों के आधार पर नवीन वाक्यों की रचना करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं विकास की अवधारणाएं। विकास की अवधारणाएं देख लें। विकास की अवधारणाएं क्या हैं? अध्ययनों भाषा विकास की अवस्थाएं। अध्ययनों से भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। सुविधा की दृष्टि से इसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है भाषा का प्रारंभिक रूप। प्रारंभिक रूप कौन सा है? रोना, बलबलाना, हाव भाव या संकेत आदि, ठीक है। और वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति, आकलन
या बोध शक्ति, शब्द भंडार, वाक्य निर्माण, शुद्ध उच्चारण आदि। ये भाषा विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक है, आगे है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए मैंने कल भी आपको कराए थे, मतलब बता दिए थे, एक्सप्लेन नहीं किया था, तो देखते हैं। पहले मैं कल मेरे नोट्स पूरे लिख नहीं पाए थे, आज मैंने वो तैयार किए, बीच बीच का छोड़ दिया था, तो मैंने इसलिए नोट्स आपको दिखाए नहीं थे। मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। कल मेरा बीच बीच का इसमें रह गया था। देखिए ये है बाल विकास का, आप लोग देख लीजिए। ये मैंने कल जो मेरा हो रहा था वो मैंने आपको समझा दिया था। जो मैंने आपको समझाया था वो मैंने अपने मन से ही समझाया था, आज मैंने उसी पे नोट्स बनाए हैं। कल मेरा चार्ट तो बने थे लेकिन लिख नहीं पाई थी मैं पूरा। ठीक है, ये नोट्स आपने देख लिए होंगे। अब हम इसे देख लेते हैं जल्दी से। ये इसी के बारे में वैसे भी, चलिए ये मैं आपको कल ही कराऊंगी क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है और मेरा फ़ोन भी हैंग हो जाता है ज़्यादा बड़ी वीडियो से। तो मैं ये भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। आप लोग इसी को अच्छी तरह देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।